गुजरात का चुनावी शोर थम चुका है। 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है, लेकिन इस चुनावी रण में आखिरी दौर आते आते बयानबाजी का वो दौर चला जिसका असर 5 दिसंबर दूसरे चरण के मतदान में जरूर देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने पीएम को पहले रावण कहा, उसके बाद उन्हें भस्मासुर कहा। बयानबाजी के दौर में सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। देखना होगा कि 8 दिसंबर को जनता किसे गुजरात के सिंहासन पर बैठाती है। फिर एक बार 8 वर्ष पहला खत्म हुआ चुनावी शोर। किसका चलेगा जोर? प्रत्याशी जाएंगे डोर टू डोर। बीते 1 महीने से जारी चुनावी शोर अब थम गया है। चौक चौराहों से पोस्टर हट गए हैं। अब दूसरे फेज के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है और गुजरात की जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होगी। दूसरे चरण के रण में 5 दिसंबर को दूसरे चरण की वोटिंग। 93 विधानसभा में होगा मतदान। 14 जिलों के मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। गुजरात के इस अंतिम चरण में 14 जिलों में वोटिंग होगी, जिसमें बनासकांठा में 9 सीटों पर, पाटन में 4, महसाणा में 7, साबरकांठा में 4, अरवली में 3, गांधीनगर में 5, अहमदाबाद में 21, आणंद में 7, खेड़ा में 6, महिसागर में 3, पंचमहल में 5, दाहोद में 6, वडोदरा में 10 और छोटा उदयपुर में 3 सीटों पर मतदान होना है। इस बार बीजेपी ने नए उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। 93 में से 63 उम्मीदवार नए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी 62 नए चेहरे मैदान में उतारे हैं। गुजरात चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया, लेकिन बयानबाजी का ऐसा दौर दिखा जिसका असर मतदान वाले दिन भी दिखाई जरूर देगा। कांग्रेसी नेता वीएस उग्रप्पा ने प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और उन्हें भस्मासुर बता दिया। आधुनिक भस्मासुरರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಏನು ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುವಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ। ಇದನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಖಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ। गुजरात चुनाव में ये पहली बार नहीं है जब ऐसे बयानों के जरिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को निशाना बनाया। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से की थी। हालांकि बयान के बाद पीएम मोदी ने खुद खड़गे के बयान का जवाब दिया था। वहीं बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान का पलटवार किया। सोनिया जी ने तो खुद कहा था मोदी जी मौत का सौदागर हैं, मोदी जी को कॉकरोच कह लिया, मोदी जी को चूहा कह लिया, नपुंसक कह लिया, औकात दिखा देंगे गुजरात में यह भी कह दिया है और चोर भी कह दिया है। पूरी फहरिस्त है मेरे सामने, मगर आज मैं कहना चाहता हूं कि 100 गाली पूरे हो चुके हैं। 100 गाली पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपने आप को शिशुपाल के रूप में प्रस्तुत किया है। इन बयानों वार पलटवार के बीच अब बारी मतदान की है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अब इन 93 में से बीजेपी को 51 जबकि कांग्रेस को 39 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरे चरण में कुल 833 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले 93 सीटों पर मतदान 1 दिसंबर को हुआ था। पहले चरण में 788 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, गुजरात का चुनाव प्रचार थम चुका है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और इस आखिरी दिन बीजेपी के तमाम दिग्गज मैदान में डटे रहे। अहमदाबाद में सीएम योगी ने जनसभा के जरिए विरोधियों पर निशाना साधा, तो सिद्धपुर में स्मृति ईरानी ने रोड शो के जरिए जनादेश को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। गुजरात में चुनावी प्रचार थम गया है। गुजरात के रण में आखिर दिन दिग्गजों का जमावड़ा रहा। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की
बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी समर में डटे रहे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुजरात में हुंकार भरी। सीएम योगी ने गुजरात में दंगों का जिक्र किया। योगी ने कहा कि 20 सालों में गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ। आज गुजरात विकास की नई कहानी लिख रहा है। सीएम योगी ने यूपी में मिले बहुमत का भी जिक्र किया। इसके साथ सीएम विरोधियों पर जमकर बरसे। एक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात में हुंकार भरी, तो दूसरी ओर स्मृति ईरानी ने भी सिद्धपुर में भव्य रोड शो किया। स्मृति ईरानी के रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ा दिखा। जगह जगह भव्य फूल मालाओं से स्वागत हुआ। वहीं स्मृति ईरानी ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। ये सत्य है कि इस पूरे चुनाव में गांधी खानदान धूमिल सा था गुजरात की इस धरा से, और कहीं ना कहीं शायद उन्होंने इस चुनाव का ही बहिष्कार किया है पूर्णतः। और इसीलिए कल जब आपके जितने भी मीडिया के मित्र हैं वो जिस भी पोलिंग बूथ पर गए, आपको हर गुजराती के मुख से भाजपा के अलावा और कोई राजनीतिक दल का नाम सुनाई नहीं दिया जिसका वो समर्थन करते हैं। तो शायद इस बात का संकेत है कि जिस खानदान ने तिरस्कार किया गुजरात का, इस चुनाव में गुजराती उस खानदान का, उस राजनीतिक दल का तिरस्कार कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा की 93 सीटों के लिए मतदान होना है, जिसमें 1112 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। अब उम्मीदवारों ने घर घर जाकर जनसंपर्क शुरू कर दिया है। भले चुनाव प्रचार थम गया हो, लेकिन चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म है। भले ही रिजल्ट 8 दिसंबर को आना हो, लेकिन जीत के दावे जारी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात की जनता सत्ता के सिंहासन पर किसको बिठाती है। रिपोर्ट भारत 24। देखिए, यूपी में भी उपचुनाव का शोर थम चुका है, लेकिन इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कई तस्वीरें उभर कर आई हैं। नेताओं की अलग अलग बयानबाजी सामने आई, वार पलटवार देखा, जीत के दावे दिखे, और आज आखिरी दिन के रण में भी दिग्गज मैदान में डटे रहे। और बात जब मैनपुरी उपचुनाव की हो तो ये सीट इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि मैनपुरी की पूर्व सांसद मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव हो चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। राजनीति के लिहाज से सबसे अहम सूबा नाम उत्तर प्रदेश, और जब इस सूबे में कोई चुनाव न होता है तो इसकी दस्तक दूर तक जाती है। यूपी में हो रहे उपचुनाव का चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन इस चुनाव से पहले दिग्गजों ने प्रचार प्रसार की पूरी ताकत झोंक दी। इस चुनाव प्रचार में जीत के दावे के साथ नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर तीखा हमला बोला। मैनपुरी में चुनाव प्रचार के लिए आज भी दिग्गजों का जमावड़ा रहा। पत्नी डिंपल के प्रचार में अखिलेश ने जनसभा को संबोधित किया। डिंपल ने भी नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों को साधने की कोशिश की। मैनपुरी के चुनावी रण में अलग अलग तस्वीरें सामने आईं। कभी डिंपल यादव नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों को साधने में जुटी रहीं, तो कभी लोगों के बीच जाकर दुकानों पर आलू के स्वाद के चटकारे लेती नजर आईं। मैनपुरी के इस रण में बयानबाजी भी जमकर देखने को मिली। बीते रोज सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा में सैफई परिवार निशाने पर रहा। उन्होंने कहा कि सैफई परिवार में समाजवाद के अलग अलग ब्रांड हैं। शिवपाल सिंह का समाजवाद लठैत है, तो वहीं प्रोफेसर रामगोपाल का पूंजीवाद और अखिलेश यादव का समाजवाद अवसरवादी है। ये समाजवाद ये जेपी का समाजवाद नहीं है, डॉक्टर लोहिया का समाजवाद भी नहीं है। चचा शिवपाल तो डॉक्टर लोहिया के बारे में लिखते हैं, लेकिन उनको स्वयं नहीं मालूम होता है कि वे क्या लिख रहे हैं। उनको स्वयं नहीं मालूम है। ये समाजवाद के जो अलग अलग ब्रांड हैं, वह एक खानदान में भी देखे जा सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिंपल यादव को भी बेचारी कहा। सीएम ने कहा कि जब भी समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है, बेचारी डिंपल को आगे कर दिया जाता है। पहले फिरोजाबाद, फिर किन्नौज और अब मैनपुरी में डिंपल यादव को हारने के लिए आगे कर दिया है। सीएम योगी का जवाब अखिलेश ने अपनी रैली में दिया। अखिलेश ने कहा कि जब भाजपा हारती है, झूठ, छल, फरेब को आगे कर देती है।
चुनावी समर में अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव का जिक्र कर रहे हैं। अखिलेश ने बताया कि उनके पिता का मैनपुरी से बरसों लगाव रहा, वह सुख दुख में जनता के साथ रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने बूथ एजेंटों को उठाने की भी बात कही। यूपी के रण में रामपुर में विधायकी तो मैनपुरी में सांसदीय उपचुनाव है। जीत हार का संशय बरकरार है। बीते रोज रामपुर में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को नहीं कहता हूँ, ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो। केवल समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का फ्रस्ट्रेशन है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तीनों विधानसभा जो उपचुनाव हो रहे हैं, एक लोकसभा का उपचुनाव है, 2 विधानसभा का उपचुनाव है, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। वहीं अब अखिलेश का कहना है कि डिप्टी सीएम को काम नहीं करने दिया जा रहा है। यूपी उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को इस चुनावों के परिणाम आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि मैनपुरी के सिंहासन पर जनता जनार्दन किसे राज करने का मौका देती है। और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में अगले साल पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव के पहले बंगाल का सियासी पारा हाई हो चुका है। बंगाल एक बार फिर से जल उठा है। 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। वहीं मिदनापुर में बॉम्ब ब्लास्ट होने से 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। यानी चुनाव से पहला ऐसा कहें कि बंगाल जल रहा है तो गलत नहीं होगा। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। बंगाल फिर जल रहा है। बंगाल में फिर हिंसा हुई। बंगाल में फिर तनाव है, क्योंकि बंगाल में बवाल है। ऐसा नहीं है कि ममता की सरकार में बंगाल से कोई पहली बार ये तस्वीरें सामने आई हो। ऐसा नहीं है पहली बार बंगाल जल रहा हो, और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार सड़कों पर आग जनी हुई हो। बार बार बंगाल से ये तस्वीरें सामने आती रहती है। हर बार पुलिस की चुप्पी सामने आती है। सवाल उठते हैं, फिर भी हिंसा रुकने का नाम नहीं लेती। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के 24 परगना की है, जहां बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। गाड़ियों को फूंक डाला गया, बसों में तोड़फोड़ की गई। इस हिंसक झड़प के बाद बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 100 से ज्यादा गाड़ियों पर हमला किया गया। 20,000 कार्यकर्ताओं को रोका गया। अरे 100 से गाड़ी तोड़ा, हमारी 50 से ज्यादा कार्यकर्ता को गंभीर चोट आया, 6 को कलकत्ता रेफर करना पड़ा, और भी 100-150 कार्यकर्ता को, हमारी महिला मोर्चा का कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ। अभी भी एक लापता है। गाड़ियों को रोका गया। 20,000 से ज्यादा वर्कर को ये लोग रोक दिया। हमारी एमएलए अंबिका राय का गाड़ी तोड़ा, बंकिम घोष जी का गाड़ी तोड़ा, अग्निमित्रा पाल, अर्चना मजुमदार, अरुणवती जी हमारी जीएस है, अर्चना जी, सजल घोष हमारी खूब सीनियर लीडर है। सबको पूरा इतना गलत तरीके से ये लोग हरकत किया, ये कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकता। इस बवाल की कहानी बीती रात से ही लिखी गई। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट किया और कहा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को 3 दिसंबर को डायमंड हार्बर में एक रैली आयोजित करने की अनुमति दी और पुलिस से सुरक्षा प्रदान करने को कहा। इसके बावजूद बीती रात टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर हंगामा किया।
डायमंड हार्बर जिले में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की जनसभा थी। होटूगंज में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इधर शुभेंदु अधिकारी घटनास्थल के पास हार्बर इलाके में ही थे, जबकि पूर्वी मिदनापुर मकेकांदी में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। डायमंड हार्बर को सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले घमासान तेज हो गया है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को डायमंड हार्बर में एक बैठक आयोजित करने की अनुमति दी थी। शुभेंदु अधिकारी की मेगा मीटिंग से पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि टीएमसी ने वेंडर को कुर्सियां वापस ले जाने के लिए मजबूर किया। बताते चलें कि डायमंड हार्बर से 2 बार सांसद रह चुके हैं अभिषेक बनर्जी शनिवार को काठी में पहुंचे और एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसे शुभेंदु अधिकारी का इलाका माना जाता है। वहीं पूर्वी मिदनापुर में बम बनाने के दौरान विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। इस ब्लास्ट में जान गंवाने वाले तृणमूल के कार्यकर्ता हैं। एक की पहचान स्थानीय तृणमूल बूथ सभापति राजकुमार मन्ना के तौर पर हुई है। स्थानीय टीएमसी नेता इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साधे बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि बंगाल में पहली बार धमाका हुआ हो। इससे पहले पश्चिम बंगाल के डेगंगा में 6 नवंबर को टीएमसी नेता के घर में बम धमाका हुआ था। इस बम ब्लास्ट में 2 लोग घायल हो गए थे। पंचायत चुनाव से पहले हिंसा, बमबाजी की घटनाओं से बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले खेला होबे का नारा एक बार फिर चर्चा में है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में खेला होबा के नारे के साथ सत्ता में आई ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा अब पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव में टीएमसी के खिलाफ उसी नारे का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी का कहना है कि आने वाले समय में दोनों चुनाव में खेल होगा। ये कहते हुए कि भाजपा अहिंसा में विश्वास करती है। पार्टी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर धक्का मुक्की की नौबत आएगी तो वो प्रतिक्रिया नहीं देगी। बीते शुक्रवार को उत्तरी 24 परगना जिले के बैरकपुर में एक जनसभा में कहा, दोनों पार्टियां खेल करेंगी और ये खतरनाक होगा। इसी खेल होबे के नारे और बवाल, हिंसा, आगजनी के साथ बंगाल की राजनीति आगे बढ़ रही है। बंगाल में बार बार हो रहे बवाल ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बढ़ते हैं आगे। श्रद्धा मर्डर केस को कौन भूल सकता है। इस हत्याकांड के बाद पूरे देश में नाराजगी है। वहीं महाराष्ट्र से भी हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां लिव इन में रहने वाले युवक ने धमकी दी, अगर वो मेरे खिलाफ गई तो श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, मैं तुम्हारे 70 टुकड़े कर दूंगा। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस के बीच महाराष्ट्र से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसे जिसने भी सुना हैरान रह गया। धुले शहर में लिव इन पार्टनर ने लड़की को श्रद्धा वॉलकर जैसा हाल करने की धमकी दी। युवक ने कहा कि अगर वो उसके खिलाफ गई तो उसके 70 टुकड़े कर दिए जाएंगे। लड़की ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर उसके साथ रेप किया, जिसका वीडियो बनाकर उसे धमकी देने लगा। वहीं जब वो उसके साथ लिव इन में रहने लगी तो आरोपी के पिता ने भी लड़की को प्रताड़ित किया। लड़की ने कहा कि उसके पार्टनर ने उसे धमकी देते हुए कहा है कि दिल्ली में श्रद्धा वॉलकर के 35 टुकड़े किए गए, अगर तुम हमारे खिलाफ गई तो मैं तुम्हारे 70 टुकड़े कर दूंगा। जिसके बाद लड़की ने मामले की शिकायत पुलिस से की। इसके बाद उसने कहा कि अरशद सलीम मलिक नाम का युवक उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। उसने 29 नवंबर को धमकी दी। युवती ने कहा कि वो जुलाई 2021 से साथ रह रहे हैं। उसकी शादी 4 अप्रैल 2016 को हुई थी। इसके बाद साल 2017 में उसने बेटे को जन्म दिया। इसके बाद 2019 में सड़क दुर्घटना में पति की मौत हो गई। इसके बाद उसकी मुलाकात एक अकादमी के हर्षल माली नाम के युवक से हुई। लड़की ने कहा कि युवक उसे लिलिंग गांव स्थित जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान युवक ने वीडियो बनाकर उसे धमकी दी
इसके बाद उसके साथ रहने का फैसला कर जुलाई 2021 में लिव इन रिलेशन में आ गए। लेकिन आरोपी लड़के ने अपना नाम हर्षल माली बताया। लिव इन में रहने के दौरान लड़की को यह भी पता चला कि उसका नाम हर्षल माली नहीं बल्कि अरशद मलिक है। पीड़िता ने शिकायत में कहा कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। इसके साथ ही पहले पति से उसके बेटे का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश हुई। 26 अगस्त 2022 को पीड़िता ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। वहीं जब धर्म परिवर्तन कराने पर पीड़िता ने विरोध किया तो अरशद ने उसे दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड की याद दिलाई। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल इस पूरी वारदात के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन देश में बढ़ते लव जिहाद के खेल ने सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।